नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं 19 तारीख को संपन्न हुई और हम देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें आए थे और आशा करता हूं कि आपके द्वारा यह क्वेश्चन सॉल्व किए गए जा चुके होंगे। और जिन बच्चों की जो तैयारी करने का ड्यूरेशन चल रहा है, जो आगे जाकर MPPSC की परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए यह व्याख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही आंसर की के माध्यम से आप अपने जो क्वेश्चन हैं जो आप लगा के आए हैं उनको मिला सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप कितने अंक प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा आप आगे की नीति का निर्धारण भी यहीं से कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान, जहां मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। आइए एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए, इसमें सूची को सम्मिलित करना था। तो सूची 1 व 2 से सुमेलित करने के लिए आया गया था और इसमें जो कूट दिए गए थे, तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो आपको यहाँ से इसका आंसर है आंसर है जो ऑप्शन बी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ, ये जो मेन नदियाँ ये हुआ करती हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ दी हुई हैं और उनकी सहायक नदियों को आपको सम्मिलित करना था। तो यमुना की जो नदी है, सहायक नदी है, वह है बेतवा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा है और नर्मदा की जो सहायक नदी है वह तवा है और गोदावरी की बैनगंगा है। इस प्रकार के प्रश्नों में आप पर यदि एक क्वेश्चन बन रहा होता है तो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जैसे कि यदि आपको पता था कि नर्मदा की जो सहायक नदी वह तवा है, तो यहाँ से आप इस प्रकार ट्रिक लगा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी जो कि तवा है, इसमें लास्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 यहाँ पर आ गया है। तो इस प्रकार आपके सारे आंसर यहाँ से निकल के आ जाते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर आप देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा प्रभावित करती है। तो कर्क रेखा इससे प्रभावित नहीं होती। कर्क रेखा केवल जो कि भौगोलिक स्थितियों का निर्धारण करने के लिए बनाई गई हैं। जो पृथ्वी है उसको जो कि कर्क रेखा एवं जो अक्षांश व देशांतर रेखा है, यह लोकेशन के लिए यह निर्धारित करती हैं। तो हम देख सकते हैं कि यह जलवायु को प्रभावित नहीं करती। ग्वालियर की गर्म ग्रीष्म काल के साथ उतोष्ण कटिबंध जलवायु एक उदाहरण है। तो हम ये देख सकते हैं कि यह भी आंसर सही नहीं है। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा से बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों ओर वर्षा होती है। तो यह भी सही नहीं है। जो आपका लास्ट ऑप्शन है, राज्य की जनसंख्या 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। तो यह जो आपका आंसर है वह सही है। तीसरा देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इंदौर जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला तथा पेट्रोलियम पाया जाता है। तो परतदार अवसादी चट्टानों में यह पाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। मालवा में पाई जाती है काली मिट्टी। नर्मदा घाटी में भी पाई जाती है, सतपुड़ा क्षेत्र की श्रेणी में पाई जाती है। लेकिन बघेलखंड में जो कि काली मिट्टी है वह ना के बराबर या कम पाई जाती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यहाँ से आपके पर जो नेशनल लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो यह उत्तराखंड से संबंधित है। आगे देखते हैं, 7वां जो क्वेश्चन है वह पूछता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर है 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी, जो कि कोरोना काल में बहुत ही चर्चा में रहा और स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर जो कि एक करंट का मुद्दा बन जाता है। तो यहाँ से इन्होंने प्रश्न पूछ लिया है और इसका सही आंसर है 7 अप्रैल 1948 को। इसरो का पूरा नाम बताइए। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको लगाना था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यदि जिन बच्चों ने यह लगाया तो वह सही है। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन की रेडियो टैग किया है। तो वह है मध्य प्रदेश। फास्फोटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु किया जाता है। तो यह दूध के विश्लेषण के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, सारगेसु सागर कहाँ स्थित है। तो यह जो सागर है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है।
निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नैतिक महत्व रहा है? तो यहाँ पर हम स्वेज नहर को लगा सकते हैं, जो कि ब्रिटिश काल के में जो कि स्वेज नहर है उसको निकाला गया था, और यह भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। और यहाँ पर हमें समझना चाहिए व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एशिया से यूरोप को जोड़ने का कार्य करती है तथा एशिया से यूरोप तक के व्यापार मार्ग को, जो समुद्री मार्ग है, उसको सुगम बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो हम देख सकते हैं कि रॉकी, हिमालय और अल्पस, यह जो हम देख सकते हैं हिम से पूर्ण जो कि पर्वत हैं और फोल्डिंग माउंटेन की श्रेणी में आते हैं, यानी इस प्रकार के पर्वत नुमा आकृति है। और नवीन पर्वत यानी नए बने हुए पर्वत के उदाहरण हैं। तो सियरा नेवादा जो पर्वत श्रेणी है वह इसकी उदाहरण नहीं है। आगे देख सकते हैं, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो भारत व चीन को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। आगे देख सकते हैं, ट्रंक कृषि किससे संबंधित है? तो हम देख सकते हैं साग सब्जी से यह संबंधित है। हाल ही में कुछ योजनाएं ऐसी चलाई जा रही हैं जिनके माध्यम से साग सब्जी जो कि कम समय में सड़ जाती हैं और इसका दुरुपयोग होता है, तो हम देख सकते हैं उनकी कृषि को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए ट्रंक कृषि योजना पर कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रंक कृषि साग सब्जी से संबंधित है और किसानों की इनकम डबल कराने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इस पर भी फोकस किया जा रहा है ताकि इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा समय तक किया जा सके, फलों को व सब्जियों को सुरक्षित रखा जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसको घोषित किया गया है। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर अनाज की समस्या है, गेहूं की समस्या के चलते यह मुद्दा गरमाया हुआ है, यह भी करंट से रिलेवेंट होकर आता है। तो 2023 को इसके लिए मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया गया है और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो आप याद रख सकते हैं, चूँकि यह अभी 2022 का समय चल रहा है और ये 2023 तक वह करंट में रहेगा। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश के किस दिनांक को मनाया जाता है? तो 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित हैं? तो यह जो कि बुंदेलखंड का रुराई नृत्य है, इससे संबंधित है राम सहाय पांडे जी। श्री दुर्गाबाई व्यायाम किस जनजाति कला से संबंधित है? तो यह गौड़ शैली से संबंधित है। अब यहाँ पर आपको सम्मिलित करना था, तो इसका आंसर है डी। तो डी लगा लीजिए। अभी हम इसको मिलाने का प्रयास करेंगे कि जो डी किस प्रकार है। यहाँ पर आपने करंट में एक चीज़ सुनी होगी कि एक जिला एक उत्पाद की बात की जा रही थी। तो यहाँ पर जिलों में उत्पाद की बात की जा रही कि कौन सा उत्पाद किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पहले का डी है, तो पहला जो बालाघाट है, यहाँ पर कोदो कुटकी जो अनाज है वह यहाँ पर उगाया जाता है। और बैतूल की बात करें तो बैतूल का ये सी है, बैतूल में सागौन की खेती, मतलब सागौन अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो सी है, सी में सी का बी है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं खरगोन की मिर्ची एवं मिर्ची उत्पादन में यह उत्तीर्ण है। और आगे हम देख सकते हैं कि नरसिंहपुर की बात होती है तो नरसिंहपुर ए यानी तुअर दाल एवं गुड़ का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। आगे देख सकते हैं मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है, तो जो है भिंड जिला है, यहाँ पर लिंग अनुपात सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जिला है वह है बालाघाट। आगे देख सकते हैं मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है? तो यहाँ का आंसर था 11। किस वर्ष में भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला? तो कि हम देख सकते हैं 2013 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह है स्थित अमरकंटक में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह मलाजखंड है जिसे कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है और यहीं पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को
पेश किया गया है, यानी कौन कौन सी ऐसी अवधारणाएं हैं जो पेश किया गया है। तो यहाँ पर आपको आंसर टिक करना था। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणित करने की प्रणाली, इन सभी के लिए यहाँ पर शामिल किया गया है। तो आपका आंसर उपरोक्त सभी आ जाता है। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार, ये थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेटिव है, तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए और आंसर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर ए है। नीलामी व गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार B2B वाणिज्य के उदाहरण हैं। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए रूटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है बी। इंटरनेट पर एक डाटाबेस जहाँ पर विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, डोमेन नेम व प्रणाली कहा जाता है। यानी आप अपनी जो साइट होती है उसकी एक लिस्ट यहाँ पर सेव रहती है जो कि डोमेन नेम कहलाती है, और जैसे ही आप अपनी साइट को प्रेस करते हैं तो आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने उस साइट के अंतर्गत रखी है वह खुलकर सामने आ जाती है। जैसे भी हम देख सकते हैं कि आपका एक, जैसे आप फेसबुक पेज बनाते हैं तो उसमें आपका एक डोमेन नेम क्रिएट हो जाता है, और जैसे ही आप उसमें अपना डोमेन नेम प्रेस करते हैं, अपनी जो आईडी है वह डालते हैं, और आपसे संबंधित जो भी जानकारी आपने उस पर साझा की हुई है वह आपको सामने दिखने लगती है। आगे देखते हैं। उपभोक्ता अपने हिसाब की कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय को स्वीकार व अस्वीकार करता है। तो यह C2B के अंतर्गत आता है। हालांकि अभी आप आंसर लगा लीजिए, आने वाले जो इकोनॉमी के व्याख्यान है उसमें हम इसको विस्तृत तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें आपको C2B लगाना है। निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? तो यह रायसेन में नहीं है। यह जो क्षेत्र हैं यह यहाँ पर जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो यहाँ पर मंडला, शहडोल व बालाघाट में बैगा विकास अभिकरण बनाए गए हैं, लेकिन रायसेन में यह स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख चित्रकार नहीं है? तो नाना साहेब पेंसे यहाँ के चित्रकार नहीं रहे हैं, और बाकी जो ये 3 ऑप्शन है तो यह सब यहाँ के चित्रकार रहे हैं। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? तो ओमकारेश्वर को प्राचीन काल में ओमकारेश्वर को मानधाता या मानधाता नगरी बोला जाता था। माहिष्मती भी इसको बोला जाता था। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो यह निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है तुर्रा कलंगी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो सोहागरा अभिलेख को विश्व के प्रथम विज्ञापन के रूप में जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली को क्या कहते हैं? अखिल भारतीय संघ के नाम से जाना जाता था। अखिल भारतीय संघ के नाम से जो 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था, तो उसकी संघीय प्रणाली को अखिल भारतीय संघ के नाम से जाना जाता था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया? जो यहाँ पर 5वीं बैठक होती है, और बैठक के अनुसार जैसे ही संविधान सभा का निर्माण होना था तो यहाँ 5वीं बैठक में इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। इस उद्देश्य के अनुसार हमें अपने संविधान का निर्माण करना है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसे कि उद्देशिका कहा जाता है, प्रत्येक बार उद्देशिका या प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों को पूछ लिया जाता है, तो यह आपको हमेशा तैयार रखनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो राष्ट्रपति के आशय की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। तो आपका आंसर ए है। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति यहाँ पर शामिल है। यदि आपने पॉलिटी के लेक्चर्स देखे हैं तो इन सब क्वेश्चन के लिए आप आसानी से हल कर पाएंगे, जो कि हम देख सकते हैं कि अभी हमारे 30 से ऊपर व्याख्यान यहाँ पर आ चुके हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की बात करता है? तो यह भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की बात करता है। अटल प्रगति पथ यह जो करंट अफेयर है उससे संबंधित है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र से यह संबंधित है अटल प्रगति पथ। आगे देख सकते हैं 600 मेगावाट क्षमता का सौर तरंग परियोजना जो कि तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रोजेक्ट लगाया गया है, वह कहाँ पर स्थापित किया गया है? वह ओमकारेश्वर में स्थापित किया गया है।
मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? तो इसमें आपको आंसर लगाना था निशानेबाजी या शूटिंग से यह संबंधित है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? तो यह हॉकी से संबंधित हैं। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इसके पहले यहाँ पर महिला राष्ट्रपति नहीं हुआ करती थी। थोड़ी सी आप ट्रिक्स को भी यूज कर सकते थे। यहाँ पर आप दो जो ऑप्शन है उसको एनिमिलेट कर सकते थे। स्पेन और नॉर्वे हमेशा ही ह्यूमन डेवलप इंडेक्स या कोई भी इंडेक्स है यह देश उभर कर आते रहे हैं। तो यहाँ पर आप हंगरी को लगा सकते हैं तो कि इन देशों को एनालाइज करके आगे देख सकते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी से सर्वाधिक होते हैं? तो यह परिप्रशांत पेटी में ज्वालामुखी विस्फोट सबसे ज़्यादा निकल कर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मार्क्वेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? जो मार्क्वेत श्रेणी है वह किसके लिए विख्यात है? तो यह लौह अयस्क के लिए विख्यात है। निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों को कृषि संबंधी गतिविधियों में रूपांतरित कर दिया? यानी यह जिले जो सूखा की स्थिति में आते थे, यहाँ पर कृषि संभव नहीं थी। इंदिरा गांधी जो कि नहर परियोजना है इसके माध्यम से यहाँ पर जल पहुँचाया गया है। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? ऐसा सघन क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या तो पाई जाती है लेकिन यह कहाँ से कृषि से निर्भर नहीं है? तो नील नदी का निचली घाटी का जो क्षेत्र है वह इस प्रकार का क्षेत्र है। यहाँ के लोग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर नहीं है, यह अप्रत्यक्ष रूप से कृषि को किया करते हैं। जनगणना 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर यहाँ पर पूछ लिया गया था। तो नगरीकरण का स्तर था 31.15%। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है? तो यह शुकरचकिया मिसल से यह संबंधित रखते हैं। हम देख सकते हैं कि जब राजा रणजीत सिंह हुआ करते थे, जब जो कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो राज्य हुआ जिलों में बटा हुआ है, तो यह जो यहाँ का पंजाब का क्षेत्र हुआ करता था वह मिसलों में बटा हुआ था। तो शुकरचकिया जो मिसल हुआ करता था वहाँ से रणजीत सिंह आते थे। तो और हमने जो सिखों के बारे में, सिखों के 10 गुरुओं के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया है। आप चाहें तो हिस्ट्री में जाकर व्याख्यान देख सकते हैं। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों के विभाग किसे दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों का विभाग दिया गया था। इसीलिए इन्हें हम देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडिया का बिस्मार्क भी कहा जाता है। जिस प्रकार जर्मनी को बिस्मार्क ने एकत्रित किया था या एक किया था, उसी प्रकार तो देशी रियासतों को सम्मिलित कर भारत का हिस्सा बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को महत्व दिया जाता है। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया कथन था कि जो कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं या कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन होते हैं जो वार्षिक तौर पर होते हैं, तो इनको राष्ट्रीय शिक्षकों का राष्ट्रीय मेला बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा बच्चे बच्चे को पता होगा कि साबरमती से प्रारंभ की थी। डलहौजी की व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था? तो यानी डलहौजी की जो विलय नीति हुआ करती थी उसके द्वारा सबसे पहले कौन से स्थान के लिए यहाँ पर कब्जाया गया था? तो जैतपुर, संबलपुर, झांसी व सतारा। तो यहाँ पर सतारा आंसर है। और जैसे ही सतारा को कब्जाया जाता है तो झांसी की रानी अलर्ट हो जाती हैं, तो यहाँ से डिस्प्यूट का रीजन चालू हो जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष व प्रतिपक्ष के नेता दोनों शामिल हुआ करते हैं। तो यहाँ पर यह जो थोड़ा सा क्वेश्चन है वह कन्फ्यूजन में है। हालांकि जो MPPSC की आंसर शीट है उसके आंसर शीट आने के बाद ही इसका निराकरण किया जाएगा। आगे देख सकते हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं। 58वां क्वेश्चन है। भारत का निर्वाचन आयोग का प्रमुख निर्वाचन आयोग को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल पदभार
ग्रहण करने से लेकर 6 से 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो कि पहले भी आता है तक होता है। कोई भी निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित कर हस्ताक्षरित कर लेख द्वारा उसे अपना त्याग पत्र करा सकता है। तो यह थोड़ी सी फेक बात लगती है, क्योंकि आप ऑप्शन में भी आपको समझ में आ रहा, तो 1 और 2 आंसर आपके सही है व प्रभावशाली है। 6 से 65 वर्ष तक होता है। यदि आपने पॉलिटी के यह टर्म्स पढ़े होंगे तो आपको आसानी से समझ में आता होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? लोक सेवा आयोग का जो कमेटी होती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 7 सदस्यीय कमेटी यह होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसके पास होती है? तो वह होती है राष्ट्रपति के पास। आगे देख सकते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड खाली स्थान से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तो यह पासवर्ड चोरी से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है वर्चुअल कीबोर्ड। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्तम दिखता है, लेकिन वास्तव में वह दूसरे से भेजा गया होता है, यानी देखने पर यह प्रतीत होता है कि वह एक स्रोत द्वारा भेजा गया है, लेकिन उसे दूसरे किसी स्रोत द्वारा भेजा जाता है, तो उसे कहते हैं फिशिंग। एक नेटवर्क वातावरण में खाली स्थान जो सर्वर नहीं है। तो यहाँ पर प्रिंट सर्वर, एक नेटवर्क वातावरण प्रिंट सर्वर जो कि सर्वर नहीं है। यहाँ पर फाइल सर्वर, फाइल में आप फाइल भेजते हैं। अनुप्रयोग सर्वर भी होता है और नेटवर्क सर्वर भी। तो यहाँ पर यह सब सर्वर की श्रेणी में आते हैं, लेकिन प्रिंट सर्वर नहीं हुआ है, यह सर्वर की श्रेणी में नहीं आता है। ग्रिड एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, बाकी बस, स्टार और रिंग यह सामान्य टोपोलॉजी हैं। थोड़े से टफ क्वेश्चन हैं जो कंप्यूटर से रिलेटिव आपसे पूछ लिए गए हैं, जो कि एक तरीके से सही भी हैं। यदि आपका कंप्यूटर पेशा है तो आपको अध्ययन करना चाहिए। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, तो यह कहलाता है हाइपोथेसिस। मानव संबत इस नाम से भी जाना जाता है, यानी मानव संबत को और किस नाम से जाना जाता है? तो कृत संबत के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था अपना धार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है? खाजा एवं भीमा भील नायक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो यहाँ पर हमें असत्य लगाना है। तो इन्होंने जो ख्वाजा एवं भीमा नायक हुआ करते थे, इनके द्वारा आंदोलन किया गया था। और स्वतंत्रता सेनानी शंकर गढ़ामंडला राज्य के थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह भी सही है। रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो यह भी सही है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। तो यह जो आपका गलत है, तो यही आपका आंसर सही हो जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले को गोटमार मेला आयोजित किया जाता है? तो यह गोटमार मेला छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हरिशंकर परसाई की जो रचना है हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, यह इन्हीं की है। भवानी प्रसाद, यह आपका आंसर सही हो जाता है, चूँकि यहाँ पर हम देख सकते हैं गीत फरोश जो कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। सतपड़ा के जंगल, यह भी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। और यहाँ पर कन्फ्यूजिंग वाला जो पॉइंट है वह हिम तरंगिनी जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और बाकी हम देख सकते हैं गजानन माधव, मुक्तिबोध की जो चांद का मुँह टेढ़ा, काठ का सपना, यह सब इन्हीं की रचना है। केशवदास की रसिक प्रिया और कवि प्रिया, यह इनकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है, यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। आगे देख सकते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जुर्माना लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के द्वारा। हम देख सकते हैं 73वां क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं से संबंधित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो वह हम देख सकते हैं भारत का न्यायाधीश भी कर सकता है, प्रधानमंत्री व उपराष्ट्रपति को
तो यहाँ पर उपरोक्त सभी यहाँ के आंसर हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं 75वां क्वेश्चन, विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया? तो 18 दिसंबर 2015 में इसका गठन किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निरंजन नाथ वांचु, सत्यनारायण सिन्हा, यह दोनों ही सदस्य नहीं थे। तो 2 व 3 यहाँ पर सुमेलित हो जाता है, यह सही है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता नहीं रहे? तो गोविंद नारायण सिंह, यह वो नेता थे जो कि अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष यानी प्रोटम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रामकिशोर शुक्ला जी है जो कि प्रोटम स्पीकर, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यह थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, लेकिन हम देख सकते हैं इसका आंसर यह है कि इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसकी उपस्थिति सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच कर सकता है। यानी यहाँ पर मान लो जैसे 10 सदस्यीय यह समिति है जो कि ग्राम सभा को बनाने का कार्य करती है, तो यह इस सदस्य के द्वारा जो गांव का पंच होता है उसको बुलाकर उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा तथा उसके अनुसार ही जो कि ग्राम सभा है वह आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंचायत स्थायी समिति है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्थायी समितियों के अंतर्गत जो भी आती हैं तो सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, यह तीनों जिला पंचायत की स्थायी समिति के अंतर्गत आती हैं। तो यह 1, 2 व 3 यह तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको सुमेलित करना था, राष्ट्रीय राजमार्ग दिए हुए हैं और कहाँ से यह गुजरता है। तो हम देख सकते हैं कि जो NH 30 है या राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है वह जबलपुर से गुजरता है। यानी आपको यदि यह पता है कि NH 30 कहाँ से गुजरता है, जबलपुर से गुजरता है, तो यहीं से आपके क्वेश्चन ये हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह C है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 39 कहाँ से गुजरता है? तो यह खजुराहो से गुजरता है। यानी आपने ये 2 टिक कर लिए, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है यहाँ से स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तीसरे में आप सुमेलित कर सकते हैं, तो जो तीसरे का आंसर है दूसरा, यह है राष्ट्रीय राजमार्ग जो 46 है वह भोपाल से गुजरता है। और लास्ट का जो बचता है तीसरा, इसका राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कहाँ से गुजरता है? क्योंकि यहाँ से सागर से गुजरता है, तो NH 44 यहाँ से गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? तो भोपाल, इंदौर, खजुराहो यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लेकिन ग्वालियर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। तो केवल 4 यहाँ का आंसर हो जाता है। मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन कौन सा स्थान जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित है? तो यह है डोंगरिया, मुंडी, खरगोन, यह जो क्षेत्र है यह तापीय विद्युत से संबंधित नहीं है। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बरना घाटी परियोजना उज्जैन की नहीं है। बाकी जो मटियार बांध परियोजना है वह मंडला की है। तवा परियोजना होशंगाबाद की है। बरगी परियोजना जबलपुर की, यह सब सही है। और जो कि सम्मिलित नहीं है वह है बरना घाटी परियोजना। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। मध्य प्रदेश की मालवा का पठार सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ यह कथन सत्य है। मालवा पठार की काली मिट्टी से आवृत है, यानी यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती, तो यह भी सही है। तो दोनों ही जो आपके कोटेशन है दोनों ही सही हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? तो यह 1984 का समय था जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। सरटोली कोशिकाएं किससे संबंधित हैं? इसमें हम देख सकते हैं कि मेंढक के ऊपर अध्ययन किया जा रहा है, तो यह प्रश्न से संबंधित है जो सरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यह न्यूयॉर्क में स्थापित है यूनिसेफ का मुख्यालय। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? तो यह आमाशय से स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
स्कर्वी रोग विटामिन सी से संबंधित है। तो यहाँ पर हम देखना चाहिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। भारत की संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन व आदर शब्द किससे संबंधित है। यानी हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 51 के अंतर्गत जो आते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं, तो कर्तव्य में हमें क्या करना चाहिए, संविधान का आदर करना चाहिए और संविधान का हमें पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थित किया गया था। तो वह है तृतीय संविधान संशोधन 1954 का। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार के अंतर्गत आती है। तो यह आदि है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसमें हम देख सकते हैं कि मूल क्षेत्राधिकार, इसमें जो संविधान की विधाओं से संबंधित जो शक्ति होती है कि इसको आप एक सीमित क्षेत्र के लिए यानी सीमित तरीके से इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर केंद्र व राज्यों से संबंधित शक्तियाँ मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित होती है। हम देख सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में 21 के अनुसार 20-21 के अनुसार वित्त वर्ष में 2022 के लिए वास्तविक दर सूचकांक जो कि IMF द्वारा जारी किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, तो यह था 7.8%। मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो यह 1995 में कुछ जिलों में प्रारंभ कर दी गई थी। तो इसका आंसर आप यहीं से लगा सकते हैं। एवं 2000 में इसको विकसित रूप से प्रारंभ किया गया था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। सिंधु घाटी शब्द से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति मिलती है। तो यह पीपल के वृक्ष की आकृति इन मोहरों पर चिन्हित की हुई दिखाई देती है। किसकी प्रशासन प्रणाली अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास उदाहरण थी। तो जो हम देख सकते हैं कि चोल राजाओं के समय पर जो ग्राम व्यवस्थाएं थी वह उच्च कोटि की हुआ करती थी। इनकी प्रशासन प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्वायत्तता का विकास किया गया था। एलोरा तथा एलिफेंटा की जो गुफाएं किस काल से संबंधित है। तो राष्ट्रकूटों के समय यह गुफाएं बनाई गई थी। किस चंदेल राजा के समय महमूद गजनवी का सामना किया था। तो यहाँ पर विद्याधर ने महमूद गजनवी का सामना किया था। तो और हम देख सकते हैं कि बुंदेलखंड में जो भी यहाँ पर मंदिर स्थापित है और इसका जो प्रमुख कार्य था महमूद गजनवी का, यह मंदिरों को लूटता था और गजनवी के द्वारा बहुत से यहाँ पर जो कि सोमनाथ मंदिर है उसको लूटा गया था। तो गजनवी के समय यहाँ पर कौन हुआ करता था, बुंदेलखंड में विद्याधर राजा हुआ करता था। और जैसे ही यह इसको पराजित करता है या वापस भेजता है तो यह कन्हैया महादेव का मंदिर भी इसी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार हमने समझा कि किस प्रकार के प्रश्न राज्य सेवा परीक्षा से संबंधित पूछे जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम GS का अध्ययन करा रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से और ऐसे बच्चों तक इस मुहिम को पहुंचाएं जो कि इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद। और आशा करता हूं कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा गया होगा और आप आगे मेंस की तैयारी में जुट जाएंगे।